नमस्कार, मैं अखिलेश प्रताप सिंह सम्यक के टू द पॉइंट सेशन में आपका स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने अपने नदियों के प्रथम भाग के बारे में पढ़ा। आज हम द्वितीय पार्ट या द्वितीय भाग को करने वाले हैं और इसमें जो बचे हुए महाद्वीप हैं वहां की नदियों के बारे में हम आप देखेंगे वन बाय वन। आपको एक बात याद रखनी है, विश्व की जब नदियां आप पढ़ें तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ में आपको जाके नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा आप गहन अध्ययन ना करने लगे। नदियां कहां पर प्रवाहित होती हैं, उनके किनारे कोई प्रमुख शहर है, कोई औद्योगिक क्षेत्र है, किसी चीज की कृषि के लिए प्रसिद्ध है या व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी चीजें नहीं बहुत ज्यादा कि एक एक आप सहायक नदी देखने लगो, एक एक राज्य देखने लगो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आज हम सबसे पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसमें से हम कोलोराडो नदी के बारे में सबसे पहले देखेंगे। पहले हम पश्चिम की नदियों को करेंगे, फिर मध्य की नदियों को करेंगे, फिर पूर्व की फिर उत्तर की तरफ चलेंगे। तो कोलोराडो नदी, कोलोराडो का पठार आपने पढ़ा, कोलोराडो का पठार पढ़ा। कोलोराडो नाम का स्टेट भी है, कोलोराडो नाम का विश्वविद्यालय भी है, कोलोराडो नाम की नदी भी है, कोलोराडो नाम का शहर भी है और कोलोराडो नाम का पठार भी है। ये सारी चीजें कहां है? यूएसए में है। ये रॉकी पर्वत से निकलती है और दक्षिण पश्चिम यूएसए और मैक्सिको में प्रवाहित होते हुए कहां पर चली जाती है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। आप ये देखोगे यहां पर है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये लोअर कैलिफोर्निया पेनिनसुला या प्रायद्वीप है, आप प्रायद्वीप में पढ़ चुके होंगे। यहां पर ये चली जाएगी बहते हुए और अगर आप देखोगे तो ये कोलोराडो पठार से बहती है, इसलिए इसका नाम भी कोलोराडो नदी है। इस नदी के द्वारा कटाव से या अपरदन से एक बहुत ही फेमस स्थलाकृति या लैंडफॉर्म बनाया गया है जिसको बोलते हैं ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है। आपसे कभी भी पूछा जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा कैनियन किस नदी पे है तो क्या बताएंगे? कोलोराडो नदी बताएंगे। किस पठारी भाग में, किस भाग में है या तो आप क्या बताएंगे? कोलोराडो के पठार में अवस्थित है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो इस नदी पे प्रमुख बांधों में हूवर नाम का बांध है और मीड नाम का जलाशय है। यहां पर आपको पश्चिमी आपको देखने को मिलेंगे, पश्चिमी यूएसए या दक्षिणी पश्चिमी यूएसए के राज्यों में इन जलाशयों का विस्तार देखने को मिलेगा। डेविस बांध है और कैलिफोर्निया में पार्कर नाम का बांध बनाया गया है। इस नदी पे ग्रैंड जंक्शन नाम का एक प्रसिद्ध शहर है। आप अगर अपने एटलस में देखेंगे तो आपको ग्रैंड जंक्शन नाम का शहर भी देखने को मिलेगा। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे चलेंगे कोलंबिया नदी। कोलंबिया देश है दक्षिण अफ्रीका में। कोलंबिया आप देखोगे तो आपको नदी भी मिल रही है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी है, विश्वविद्यालय भी यूएसए में। ये नदी कनाडा से आप देखोगे तो कोलंबिया झील से निकलती है और यूएसए में प्रवाहित होती हुई प्रशांत महासागर में गिरने वाली अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी नदी है। क्योंकि अमेरिकी महाद्वीप की बात करते हैं तो दो पार्ट में है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप। यहां पर आप देखोगे कनाडा के रास्ते प्रवाहित होते हुए यूएसए में आती है और यूएसए से प्रशांत महासागर में गिरती है। इस नदी पे ग्रैंड कुली नाम का फेमस डैम बनाया गया है। और अगर हम इस पे प्रमुख शहरों की बात करें तो यूएसए में पोर्टलैंड नाम का शहर है जो अपने जहाज निर्माण उद्योग के लिए यहां पर शिप बनाए जाते हैं, पानी के जहाज बनाए जाते हैं। उसके बाद स्नेक नदी, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यूएसए में रॉकी पर्वत में अवस्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क से निकलती है और ये कोलंबिया में मिल जाती है। और इन दोनों का जहां पर संगम होता है, इन दोनों नदियों का जहां पर संगम होता है वहीं पर आपको कोलंबिया स्नेक पठार देखने को मिलते हैं। एटलस में आप देखना दोनों नदियां जहां मिल रही होंगी वहीं पर आपको कोलंबिया स्नेक नाम के पठार भी देखने को मिलेंगे। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो आपको पश्चिमी यूएसए में यहां पर आपको फिर से एक नदी देखने को मिलेगी, सैक्रामेंटो। ये यूएसए के उत्तरी कैलिफोर्निया, यहां पर कैलिफोर्निया का पार्ट है, यूएसए के उत्तरी कैलिफोर्निया में प्रवाहित होने वाली नदी है जो प्रशांत महासागर में गिर जाती है। और यहां पर इसके मुहाने पे आप देखोगे तो सैक्रामेंटो नाम का नदी बंदरगाह अवस्थित है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो रियो ग्रांडे, ये यूएसए में कैम्बी पर्वत से, यहां पर आप देखोगे तो ये यूएसए में कैम्बी पर्वत से निकलती है और ये कैम्बी पर्वत से निकल के यूएसए और मैक्सिको में प्रवाहित होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी जो है यूएसए और मैक्सिको के बीच में प्राकृतिक सीमा भी बनाती है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इधर की तरफ आप देख रहे हो यूएसए है और नीचे की तरफ आप देख रहे होगे इसमें मैक्सिको है और इधर ये देखोगे तो ये मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी जो कि अटलांटिक महासागर का भाग है और यूएसए के दक्षिण में अवस्थित है, मैक्सिको के पूर्व में अवस्थित है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलेंगे तो पीस नदी, ये कनाडा में बहने वाली प्रमुख नदी है जो रॉकी पर्वत से निकलती है, अथाबास्का नदी से मिलकर स्लेव नदी का निर्माण करती है। फिर उसके बाद ये बहते हुए आगे जाती है, अथाबास्का झील में गिरती है। अथाबास्का झील से आप चलोगे आगे तो ये ग्रेट स्लेव
झील में जाके गिर जाती है और इसका नाम स्लेव हो जाता है। यहां पर आप देखोगे इसी रीजन में आपको ये नदी देखने को मिलेगी, जहां पर आपको कनाडा की हिमानी झीलें या ग्लेशियल लेक्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अथावास्का, रेनडियर, ग्रेट स्लेव, ये सब झीलें आपको देखने को मिलेंगी। फिर उसके बाद फ्रेजर नदी, ये भी कनाडा में रॉकी पर्वत से निकलकर उत्तरी प्रशांत महासागर में गिरती है। ये प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग है और इसी के तट पर आप देखो कि वैंकूवर नाम का बंदरगाह, आप यहां पर देखोगे तो वैंकूवर नाम का आपको शहर मिलेगा जो कि एक बंदरगाह भी है और ये अपने लकड़ी के उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लकड़ी के उत्पाद बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से डिब्बे में बंद मछलियां, मांस, ये भी आप देखोगे तो बाहर के लिए निर्यात किए जाते हैं। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे चलेंगे तो मैकेंजी रिवर, मैकेंजी नदी, आप यहां पर देखोगे फिर से कनाडा में ग्रेट स्लेव झील से ये नदी निकलकर आर्कटिक महासागर में बहते हुए जाती है और ब्यूफोर्ट सी, आर्कटिक महासागर का पार्ट है ब्यूफोर्ट सी, वहां पर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है, 4241 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में आर्कटिक महासागर की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके साथ यूकान नदी देखने को मिलती है। यहां पर आपको यूकान नाम की नदी देखने को मिलेगी। ये कनाडा के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होते हुए अलास्का, जो कि यूएसए का एक राज्य है कनाडा के पश्चिम में, वहां पर अलास्का के पठार से प्रवाहित होते हुए बेरिंग सागर में, यहां पर बेरिंग सागर या बेरिंग जल संधि, आप जल संधियों के बारे में पढ़ चुके हो, यहां पर यह प्रशांत महासागर में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। यहां पर प्लेसर गोल्ड के भंडार पाए जाते हैं। प्लेसर गोल्ड मतलब आप कह सकते हो कि ग्लेशियल डिपॉजिट, नदी के मार्ग में या पानी वाले मार्ग में अगर कहीं पर कोई निक्षेप मिलता है तो हम उनको प्लेसर बोलते हैं। जहां पर ग्लेशियल वर्ड आ जाता है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जलोढ़ वर्ड आ जाता है। ग्लेशियल वर्ड नहीं आएगा, ग्लेशियल हिमानी के लिए आएगा, जलोढ़ आ जाएगा जिसको हम फ्लूवियल बोलते हैं या एलुवियल बोलते हैं, ये वर्ड यूज कर सकते हो। ग्लेशियल नहीं आएगा, ग्लेशियर बर्फ के लिए आएगा। तो जब भी कभी प्लेसर की बात हो तो तुरंत समझ जाना कि जलीय निक्षेप के बारे में बात हो रही है, एलुवियल निक्षेप के बारे में बात हो रही है। तो ये अपने प्लेसर गोल्ड के लिए फेमस नदी है। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, तो आगे की तरफ चलेंगे तो यहां पर आपको मिसिसिपी नदी मिलेगी। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र, अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र मिसिसिपी और इसकी सहायक नदी मिसौरी बनाती हैं। अगर आप देखोगे तो ये मिनेसोटा राज्य, यहां पर आपको मिनेसोटा मिलेगा, वहां पर इटास्का झील से निकलती है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसके पश्चिम में आप देखोगे तो रॉकी पर्वत और इसके पूर्व में अपलेशियन पर्वत है और ये बीच के मैदानी भाग में प्रवाहित होने वाली अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो मिसौरी जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो सेंट लुई में मिसिसिपी नदी से मिल जाती है। या आपको पहले ही बता दिया सबसे बड़ा नदी तंत्र। इसके मुहाने पे न्यू ऑरलियंस, यहां पर आप देखोगे न्यू ऑरलियंस नाम का बंदरगाह है जहां से चावल का निर्यात, राइस का आप देखोगे एक्सपोर्ट किया जाता है और यहां पर तेल शोधन या रिफाइनरी भी है। फिर उसके बाद मिसिसिपी नदी का उत्तरी बेसिन जो है, ऊपर का भाग जो है, इसके दो भाग हैं, उत्तरी और दक्षिणी बेसिन। उत्तरी बेसिन में मक्का गेहूं की खेती बहुत ज्यादा होती है, दक्षिणी बेसिन में गन्ना, कपास, चावल और तंबाकू की खेती सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद आप देखोगे इसके किनारे पे दो प्रमुख शहर हैं जिनको जुड़वा शहर भी बोला जाता है या सिस्टर सिटी भी बोला जाता है, सेंट पॉल और मिनियापोलिस। इसी नदी पर सेंट एंथनी नाम का जलप्रपात है जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है मिसौरी। ये अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मेन नदी की लंबाई कम है और उसमें जो नदी आके मिलती है सहायक नदी, उसकी लंबाई ज्यादा है। आप देखोगे 3767 और उसकी लंबाई है 3766, लेकिन 1 ही किलोमीटर ज्यादा है, इसलिए इसको अमेरिका की सबसे लंबी या यूएसए की सबसे लंबी नदी बोला जाता है। यह नदी यूएसए में रॉकी पर्वत से निकलती है जहां पर आप देखोगे रेड रॉक नाम का एक माउंटेन और है, वहां से निकलेगी और ये दक्षिण पूर्व की दिशा में प्रवाहित होते हुए सेंट लुई के पास, सेंट लुई आपको यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है, विश्व में सबसे बड़ा कॉर्न का बाजार है या मक्का की मंडी है सेंट लुई, वहां पर ये मिसिसिपी नदी से मिल जाती है। फिर हम आते हैं टेनेसी। एक रिवर है ओहियो, ओहियो रिवर जो है वो मिसिसिपी की सहायक नदी है और ओहियो नदी की सहायक नदी है टेनेसी नदी। इस नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी। यहां पर बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए एक डैम नहीं, ग्रुप में बहुत सारे डैम को बनाया गया साइंटिफिक मेथड पे। और हमारे यहाँ दामोदर नदी पे भी बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी, फ्रीक्वेंट फ्लड आती थी, जिसे बंगाल का शोक भी बोला जाता है। तो वहां की बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए इस नदी के मॉडल को अप्लाई किया गया है
दामोदर नदी पे। तो कभी नदी के बारे में क्वेश्चन भारत से आएगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस सिद्धांत या किस मॉडल पे हुआ है, किसके मॉडल पे हुआ है, तो आप बता सकते हो कि यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे तो हमको मिलेगी सेंट लॉरेंस नदी। यहां पर आप देखोगे ओंटारियो नाम की झील मिल रही होगी अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे। ओंटारियो झील की पूर्वी छोर से निकलकर कनाडा और यूएसए के मध्य सीमा बनाते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ये आप देख रहे हो अटलांटिक महासागर में सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, इसमें गिरती है। इसी के किनारे कनाडा के प्रमुख शहर क्यूबेक और मॉन्ट्रियल अवस्थित हैं। फिर आप देखोगे तो ये उत्तरी अमेरिका का व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग। क्यों? क्योंकि यहां पे आप देखोगे ये जो ग्रेट लेक्स का रीजन है, यहां से पानी के बड़े बड़े जहाजों से अटलांटिक महासागर तक जाने और आने का काम किया जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि आयात और निर्यात में यूएसए और कनाडा के पूर्वी भाग के आयात निर्यात में इस नदी का बहुत बड़ा योगदान है। इस वजह से यह व्यस्ततम नदी बनती है। लेकिन ठंड के महीनों में, शीत ऋतु में यह नदी पूरी तरीके से जम जाती है, बर्फ पड़ जाती है, यहां पर परिवहन ठप हो जाता है। फिर गर्मी आती है, समर का टाइम आता है, बर्फ पिघलती है, तो फिर यहां से समान प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर आप देखोगे तो इस नदी का जो ज्वारनद मुख है वो सबसे बड़ा है। अभी हमने आपने सबसे लंबा देखा ज्वारनद मुख या एस्चुरी, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहां पर सबसे बड़ा ज्वारनद मुख की बात हो रही है। अच्छा, यहां पर ज्वारनद मुख या एस्चुरी की बात आई है तो हम आपको यह बता दें कि ज्वारनद मुख या एस्चुरी कैसे बनते हैं। नदी का ताजा पानी और समुद्र का खारा पानी जहां पर मिलता है आपस में, जैसे ये नदी है, ये बहते हुए आई और समुद्र के खारे पानी में डायरेक्ट मिल जाए तो उसको हम आप बोलते हैं एस्चुरी या ज्वारनद मुख। क्यों? क्योंकि डेल्टा नहीं बना रही है। यहां पर इस भाग में डेल्टा क्यों नहीं बन रहा है? नदी की लंबाई कम रही होगी, नदी में पानी कम रहा होगा, नदी में कटाव की क्षमता कम रही होगी, या नदी पथरीले भाग में या भ्रंश घाटी में बह रही होगी, तभी डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाई। क्योंकि नदियां चलती हैं या बहती हैं तो कटाव, बहाव और जमाव, ये तीन प्रक्रिया या तीन सिद्धांत पे काम करती हैं। लेकिन दुनिया में कुछ नदियां ऐसी हैं जो ना तो कटाव कर पाती, ना तो बहाव, ना तो जमाव, क्योंकि उनके मार्ग में उस तरह की चट्टानें हैं, या तो उनमें पानी कम है, या तो उनमें पानी ज्यादा है, लेकिन फिर भी उन पे पथरीली आप देखोगे चट्टानें मिलेंगी, जैसे नर्मदा संगमरमर पे बहती है। तो जिस वजह से वो कटाव नहीं कर पाती हैं तो उनका पानी डायरेक्ट जाके समुद्र के खारे पानी से मिल जाता है। उसी को एस्चुरी या ज्वारनद मुख बोलते हैं। ज्वारनद मुख इसलिए बोलते हैं कि जब ज्वार आते हैं तो इनके माउथ के अंदर तक चले जाते हैं, इसीलिए इनको हम आप ज्वारनद मुख बोलते हैं। तो आप अभी इस वर्ड को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। आगे की तरफ चलते हैं तो आपको दो प्रमुख नदियां हडसन और पोटोमैक नदियां मिलेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनके किनारे दो प्रमुख शहर हैं। हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर अवस्थित है और पोटोमैक नदी के किनारे यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी अवस्थित है। और हडसन नदी को आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे एंड्रोडेक पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है। और इसके एक भाग में आप देखोगे कि पश्चिमी भाग में न्यू जर्सी और पूर्वी भाग में न्यूयॉर्क नाम का टाउन यूएसए में देखने को मिलता है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और दक्षिण अमेरिका में अमेज़न का नाम सबसे पहले आता है। ये आप देख रहे होंगे इक्वेटर का भाग या भूमध्य रेखीय भाग, यहां पर प्रवाहित होने वाली है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है जल आयतन की दृष्टि से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पानी बहाकर ले जाने वाली नदी है। और सबसे ज्यादा पानी इसको क्यों मिलता है? क्योंकि प्रतिदिन शाम के समय भूमध्य रेखीय भाग में संवहनीय वर्षा होती है, जो इसके पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। ऐसा नहीं है कि ये मिस कर देगी, डेली शाम के समय यहां पर बारिश होगी, जिसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल या संवहनीय वर्षा बोलते हैं, वहां से इसको पानी प्राप्त होता है। और अगर हम इसके लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 6500 किलोमीटर है। तो ये सबसे ज्यादा पानी को बहाकर ले जाती है, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और इसका डेल्टा अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट आप देखेंगे इक्वेटर के ऊपर इसका डेल्टा बनता है अटलांटिक महासागर में। ये पेरू में एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलती है और ब्राजील में भूमध्य रेखा के पास ये अटलांटिक महासागर में अपना डेल्टा बना रही है। और अगर हम देशों की बात करें तो पेरू, कोलंबिया और ब्राजील, ये तीन देशों में प्रवाहित होती है, लेकिन इसके प्रवाह का सबसे लंबा भाग आपको ब्राजील में देखने को मिलता है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो मनाउस, जो कि रबड़ एकत्रीकरण का विश्व में सबसे बड़ा केंद्र है, ये अमेज़न रीजन में अवस्थित है। यहां पर इसके दाएं तट से मडेरिया और बाएं तट से नेग्रो नाम की नदी आकर अमेज़न में मिलती हैं। फिर आप देखोगे यहां पर आपको मेराजो नाम के द्वीप मिलेंगे।
यहां पर आपको मेराजो नाम का एक द्वीप मिलेगा जो अमेज़न नदी के द्वारा निर्मित एक द्वीप है। अमेज़न नदी के आप देखेंगे इस भाग में अमेज़न बेसिन मिलता है, और अमेज़न बेसिन जो मिलता है इनके जंगलों को हम आप यहाँ पर भूमध्य रेखीय वर्षावन को सिलवास नाम से जानते हैं, जो कि घास के मैदानों में भी हमने आपने पढ़ा था। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। ओरिनाको नदी, ये कोलंबिया में एंडीज पर्वत श्रेणी से निकलकर वेनेजुएला में प्रवाहित होते हुए कैरिबियन सागर में गिर जाती है। इस भाग में आप देखेंगे ये कोलंबिया, ये वेनेजुएला है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कैरोनी है, जिसपे दुनिया का सबसे ऊंचा झरना एंजल जलप्रपात अवस्थित है वेनेजुएला में। फिर उसके बाद इस नदी के बेसिन में खनिज तेल बहुत ज्यादा मिलते हैं। अगर आप देखोगे वेनेजुएला के बारे में तो ये खनिज तेल का दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत को भी यहां से बहुत ज्यादा खनिज तेल मिलता आया है। फिर उसके बाद इस नदी के बेसिन में अगर हम बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय घास मैदान लानोस मिलते हैं। आप अपने एटलस में देखेंगे तो यहाँ पर लानोस नाम के आपको उष्णकटिबंधीय घास मैदान मिल रहे होंगे। फिर देखेंगे मैगडलेना नदी, यह नदी कोलंबिया में एंडीज पर्वत श्रेणी में आप देखोगे तो कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल और कार्डिलेरा ओरिएंटल, यहां पर हम आप पहले ही पढ़ चुके हैं पर्वतों में, उनके भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है, और ये प्रवाहित होते हुए कैरिबियन सागर में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो पराना नदी, ये ब्राजीलियन उच्च भूमि, ये जो पार्ट है ये ब्राजीलियन उच्च भूमि का पार्ट है। यहां से निकलकर रियो डी ला प्लाटा तक का सफर तय करती है। यहां पर आप देखेंगे ये रियो डी ला प्लाटा है, यहां तक का सफर तय करेगी। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 4880 किलोमीटर के करीब है। इसके प्रमुख सहायक नदियों में पराग्वे और इग्वासू हैं। और इस पे अगर हम देखेंगे सबसे बड़े झरने की बात करेंगे, बहुत सारे झरने बनाती है, लेकिन जो सबसे बड़ा झरना है ब्राजील और पराग्वे की सीमा पर गुएरा नाम का जलप्रपात बनाती है। आपके एटलस में भी वहां लोकेट कर लेंगे। और इस पे जब हम बांध की बात करते हैं तो इटाइपू नाम का बांध ब्राजील और पराग्वे के द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप किया गया एक बांध है इटाइपू। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन केंद्र है और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध है इटाइपू। और ये किस नदी पे बनाया गया है? पराना नदी पे बनाया गया है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं पराग्वे नदी। पराग्वे नाम से देश भी है, पराग्वे नाम से नदी भी है। ये भी ब्राजील की उच्च भूमि से निकलकर ब्राजील, बोलीविया और पराग्वे अर्जेंटीना में प्रवाहित होते हुए पराना नदी में मिल जाती है। ये वाला भाग आप जो देख रहे हैं ये पूरा आप यहां पर देखेंगे तो मिलेगा। इस नदी के किनारे पराग्वे की राजधानी असनसियन अवस्थित है, जो कि एक नदीय बंदरगाह का भी उदाहरण है। अगर कोई बंदरगाह नदी के किनारे अवस्थित होता है तो उसको इंग्लिश में रिवराइन पोर्ट बोलते हैं या हिंदी में नदीय बंदरगाह बोलते हैं। इसकी सहायक नदी पिलकोमायो है। नेक्स्ट हम चलते हैं इग्वासू नदी या ब्राजील के पठार से। ब्राजीलियन हाईलैंड या ब्राजील का पठार, यही भाग आप देखेंगे, यहां ब्राजीलियन हाईलैंड आपको देखने को मिलेंगे। यहां से निकलते हुए ब्राजील और अर्जेंटीना के मध्य सीमा बनाती है, यहां पर आप देखोगे, और सीमा बनाते हुए ये पराना नदी से मिल जाती है। और इस पे अगर जलप्रपात की बात करें तो इग्वासू नाम का जलप्रपात ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित है। आपके एटलस में भी है, वहां इसको आप लोकेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं उरुग्वे नदी। उरुग्वे नाम का देश भी है, ये भी दक्षिण अमेरिका में आप देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती है। और अगर हम कंट्रीज की बात करें तो ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये ब्राजील है। फिर उसके बाद ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये जलप्रपात भी बनाती है, जिसको मोकोना या यूकुमा नाम का जलप्रपात बोला जाता है। ये भी ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पर अवस्थित जलप्रपात है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो रियो डी ला प्लाटा या रियो डे ला प्लाटा नाम का आपको एक क्षेत्र मिलता है। ये भाग आप देख रहे हैं यहाँ का भाग है। इसके बारे में कुछ लोग इसको खाड़ी बोलते हैं, कुछ लोग इसको समुद्र बोलते हैं, कुछ लोग इसको नदी बोलते हैं, कुछ लोग इसको एस्चुरी बोलते हैं। लेकिन भूगोल में इसको जो कंसीडर किया जाता है एस्चुरी के रूप में कंसीडर किया जाता है। ये अर्जेंटीना और उरुग्वे, यहाँ पर अर्जेंटीना है और यहाँ पर उरुग्वे है, इन दोनों देशों के मध्य में आप देखोगे तो पराना और उरुग्वे नदियों के द्वारा बनाया गया एक ज्वारनदमुख या एस्चुरी है, जिसके बारे में आप देख सकते हैं कि दुनिया की सबसे चौड़ी एस्चुरी है। 2 किलोमीटर से लेकर 220 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई मिलती है। इतनी चौड़ी एस्चुरी या ज्वारनदमुख पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है। अगर आप देखोगे तो अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स और उरुग्वे की कैपिटल मोंटेविडियो इसी के तट पे अवस्थित है। यहां पर मोंटेविडियो है और यहां पर आप लोकेट कर सकते हैं ब्यूनस आयर्स।
फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे से लेंगे तो हम आप देखेंगे यूरोप की प्रमुख नदियों के बारे में। यूरोप में नदियां बहुत ज्यादा हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, तो हम आप यहां पर वन बाय वन एक एक नदी को देखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है राइन नदी। ये आप देखेंगे राइन यहां पर आपको इस भाग में मिलेगी, मध्य यूरोप में, और इसका स्रोत क्या है? आल्प्स में, स्विट्जरलैंड में आप देखोगे स्विस आल्प्स पर्वत या माउंटेन मिलते हैं, वहां से निकलकर ये उत्तरी सागर तक का सफर तय करने वाली नदी है। और अगर हम बात करें तो ये एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। ये फ्रांस में वास्डेस माउंटेन और जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन के मध्य में अवस्थित राइन रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है। अगर हम देशों की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, नीदरलैंड और लिechtenstein में प्रवाहित होती है। और इसका प्रवाह मैंने पहले ही बता दिया है। सहायक नदी इसकी मेन और रूर है। रूर नदी के किनारे जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक शहर फ्रैंकफर्ट अवस्थित है। इस नदी बेसिन में लोहा और कोयला बहुत ज्यादा पाया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध से पहले से यहां से लोहा और कोयला को निकाला जाने लगा। जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो इंग्लैंड के बाद जो सबसे ज्यादा डेवलप रीजन, सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र बनता है, इंग्लैंड के बाद यही रीजन होता है। फ्रांस और जर्मनी के मध्य में अवस्थित ये रूर का क्षेत्र होता है। इसी को लेके कई बार लड़ाई झगड़े भी हुए फ्रांस और जर्मनी के बीच में। तो दुनिया में जहां पर भी बहुत ज्यादा खनिज पाया गया उसको रूर के नाम से बोला गया। एक्चुअल में रूर जर्मनी में है। और रूर की बात करेंगे तो आप जर्मनी फ्रांस के बीच में, मैंने बोला कि वास्डेस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के बीच में अवस्थित वह क्षेत्र है जहां पर आपको लोहा और कोयला एक साथ देखने को मिलता है। भारत में रूर छोटा नागपुर पठार को बोला जाता है, जहां पर लोहा और कोयला एक साथ पाया जाता है। फिर उसके बाद हम प्रमुख शहरों की बात करते हैं। स्विट्जरलैंड का शहर है बेसेल और जर्मनी का शहर है बॉन, और ये रॉटरडम नाम का टाउन मिलेगा नीदरलैंड में, जिसको पहले हॉलैंड बोलते हैं। यहां पर राइन नदी के तट पर रॉटरडम बंदरगाह अवस्थित है, जो कि एक नदीय बंदरगाह या रिवराइन पोर्ट है, और यह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदीय बंदरगाह है। और अगर आप देखेंगे यूरोप में, जैसे अमेरिका में सेंट लॉरेंस नदी मिली सबसे व्यस्ततम, तो यूरोप में अगर व्यापार की दृष्टि से देखेंगे, शिपिंग की दृष्टि से देखेंगे, तो यूरोप की सबसे व्यस्ततम नदी है या सबसे व्यस्ततम अंतःस्थलीय जलमार्ग है राइन नदी। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो आपको जर्मनी और चेकिया में प्रवाहित होने वाली नदी मिलेगी। यहां पर आप देखोगे तो ये आपको चेकिया से प्रवाहित होती हुई जर्मनी के रास्ते बहते हुए उत्तरी सागर में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। चेक रिपब्लिक ने अपना नाम बदल दिया है, उसने अपना नाम चेकिया कर दिया है। जिस बच्चे के पास नया एटलस होगा उसको चेक रिपब्लिक की जगह चेकिया मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है चेकिया और चेक गणराज्य में। चेक रिपब्लिक इंग्लिश में, चेक गणराज्य हिंदी में, और चेकिया अब इसका नाम हो चुका है। और इस नदी के मुहाने पर आप देखेंगे तो जर्मनी का प्रसिद्ध शहर हैम्बर्ग अवस्थित है, जो जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। फिर हम देखते हैं स्प्री नदी। ये एल्ब की सहायक नदी है और स्प्री के किनारे ही जर्मनी की कैपिटल बर्लिन शहर अवस्थित। यहां पर आप देखोगे तो बर्लिन नाम का शहर आपको मिलेगा। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, जो पूरी तरीके से रूस में ही प्रवाहित होती है। यूराल पर्वत के आप देखोगे, यहां पर आपको यूराल पर्वत के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होती है, और यह वल्डाई की पहाड़ियों से निकलकर कैस्पियन सागर तक का सफर तय करती है। और इसके किनारे जो प्रमुख बंदरगाह है, प्रमुख शहर है, बंदरगाह नहीं, इसके किनारे प्रमुख जो शहर है वोल्गोग्राद। लेकिन रूस में जो सारे शहर नदियों के किनारे हैं वहां छोटे छोटे बंदरगाह बना के उनको कनेक्ट भी कर दिया गया है। किससे? आप देखोगे काला सागर से, कैस्पियन सागर से, या ऊपर की तरफ आर्कटिक से। तो ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, लेकिन पूरी तरीके से रूस में ही प्रवाहित होती है, ये भी आपको याद रखना है। फिर हम आते हैं विस्चुला। यहां पर आप देखोगे पोलैंड के पार्ट में विस्चुला नाम की नदी बहती है, जो सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है पोलैंड की, और ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और ये बाल्टिक सागर में जाके गिर जाएगी। तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर इसका प्रवाह है। और ये फेमस क्यों है? पोलैंड की कैपिटल वारसा, पोलैंड की राजधानी वारसा इसी नदी के तट पर है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं तो ओडर नाम की नदी मिलती है, ये भी पोलैंड से निकलकर पोलैंड और जर्मनी, यहां पर आप देखोगे जर्मनी का पार्ट है, तो ये यहां से बहते हुए बाल्टिक सागर में, इस भाग में बाल्टिक सागर में गिर जाती है। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे। आगे की तरफ चलते हैं तो पो नदी, यहां पर आप देखोगे इटली का पार्ट है, और ये आल्प्स पर्वत से निकलकर इटली के रास्ते बहते हुए एड्रियाटिक सागर में, ये पार्ट आपको जो देखने को मिल रहा है इटली के पूर्व में, ये जो भाग में जिसको हाईलाइट करना हो यही है एड्रियाटिक सागर। यहां पर अपना
वाटर डिस्चार्ज करती है। और ये इटली की सबसे लंबी नदी है और इसको इटली की गंगा बोलते हैं। इटली की गंगा बोलने का कारण कि ये यूरोप में एक ऐसा भाग है जिसके बेसिन में सबसे ज्यादा खेती की जाती है, कृषि की जाती है, और ये यूरोप का सबसे बड़ा चावल उत्पादक क्षेत्र भी है। और पो का मैदान और लैम्बार्डी का मैदान अगर आप देखोगे तो इटली में अपने चावल के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके किनारे प्रमुख शहरों की बात करते हैं। मिलान अपने टेक्सटाइल, अपने कपड़ों के उद्योग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए। फिर इटली का एक और शहर है तुरिन, यहाँ पर ऑटोमोबाइल, आप इटालियन कारों के बारे में सुनते होंगे, बुगाती के बारे में, या और भी जो कंपनीज हैं, खास करके जो फार्मूला 1 रेसिंग के लिए कार बनाती हैं, उनका ये हब है। फिर वेनिस, इसको एड्रियाटिक सागर की रानी भी बोलते हैं, यहां पर वेनिस नाम का इसका शहर अवस्थित है इटली का। इसको एड्रियाटिक सागर की रानी या क्वीन ऑफ एड्रियाटिक्स ही बोलते हैं, यहां से आप याद रख सकते हैं। फिर हम टाइबर नदी के बारे में देखते हैं। इटली के मध्य भाग में एपिनाइन पर्वत से निकलकर टेरेनियन सी में गिरने वाली नदी है टाइबर। इसी के किनारे इटली की कैपिटल रोम, और रोम के आंतरिक भाग में अंदर अवस्थित दुनिया का स्थल रुद्र या लैंडलॉक सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी इसी नदी के किनारे अवस्थित है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं डेन्यूब। ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग रिवर है। ये ब्लैक फॉरेस्ट, काला पर्वत से निकलकर काला सागर तक का सफर तय करती है। ये अपने रास्ते में 10 देशों से प्रवाहित होती है और 10 देशों की 5 राजधानियां इसी के किनारे आपको देखने को मिलेंगी। तो आपने देखा ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर तक जा रही है। और अगर इसके कंट्रीज की बात करें तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, क्रोएशिया, सर्बिया, यूक्रेन से होती हुई ये काला सागर में गिर जाती है। और प्रमुख शहर, जो राजधानी शहर हैं, उनकी बात करें तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, 5 राजधानी शहर इस नदी पे अवस्थित हैं। मतलब 10 देश और 5 राजधानी आपको इस नदी के किनारे देखने को मिलती हैं। ये यूरोप की एक प्रमुख नदी है। यहां से आपको 5 शहर और 10 देश आपको याद रखने पड़ेंगे, पूछा जा सकता है। फिर आते हैं नीस्टर। ये यूक्रेन में कार्पेथियन पर्वत से निकलकर मोल्डोवा के रास्ते बहते हुए काला सागर में गिरती है। ये काला सागर का पार्ट है, ये यूक्रेन का पार्ट है। यहां से कार्पेथियन पर्वत से निकलकर ये मोल्डोवा के रास्ते काला सागर में गिर रही है। फिर उसके बाद आते हैं नीपर। ये वल्डाई की पहाड़ियां से, जहां से वोल्गा निकलती है रूस के पश्चिम में, वल्डाई की पहाड़ियों से निकलकर ये रूस, बेलारूस और यूक्रेन, यहां पर आप देखोगे ये रूस है, रूस, बेलारूस और यूक्रेन के रास्ते प्रवाहित होते हुए ये काला सागर में आगे अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। इसके किनारे अगर आप देखोगे तो कीव, खेरसन और जैपोरिजिया, यूक्रेन की कैपिटल कीव इसी के किनारे है। और ये अगर आपसे पूछा जाए यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है, यूक्रेन न्यूज में है वार के कारण, तो यूक्रेन से रिलेटेड जो भी चीजें आपको मिले उनको बहुत ज्यादा देखेंगे, क्योंकि यूक्रेन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप देखेंगे भूगोल की दृष्टि से भी, इंटरनेशनल रिलेशन में भी, या अगर आप किसी भी चीज में देखें, व्यापार भी आप देखोगे, व्यापार में भी यूक्रेन और रूस का संकट सबसे ज्यादा आ रहा है, तो यहां पर आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। फिर हम आते हैं डॉन नदी। रूस के तुला क्षेत्र से ये निकलकर दक्षिण के भाग में प्रवाहित होते हुए ये एजेव सागर में मिलने वाली नदी है। यहां पर आप देखोगे काला सागर का पार्ट है एजेव सागर या अजेव सागर, ये काला सागर का पार्ट है, यहां पर आकर मिलती है ये नदी। और रूस में जो ये तुला नाम का क्षेत्र है अपने लौह अयस्क और कोयले के भंडार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसी के किनारे आप देखोगे, तो यहां पर आपको रोस्टोव नाम का रूस का फेमस शहर अवस्थित मिलेगा इसी नदी के किनारे। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं टॉगस नदी। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा यहां पर आइबेरियन पेनिनसुला पे, जिसपे 2 देश आपको देखने को मिलेंगे। ये मिलेगा पुर्तगाल, एक देश आपको मिल रहा है पुर्तगाल, दूसरा देश आपको मिल रहा है स्पेन। यहां आप देखोगे तो ये इस प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, स्पेन से निकलती है, स्पेन से निकलकर उसके मध्यवर्ती भाग में प्रवाहित होती है पुर्तगाल में। ये लिस्बन के समीप अटलांटिक महासागर से मिल जाती है। यहां पर आप लिस्बन देख सकते हो, यहां अटलांटिक महासागर से ये मिल रही है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो इसकी प्रमुख सहायक नदी है मेंजन रेस, और इसी के किनारे स्पेन की राजधानी आपको मैड्रिड शहर देखने को मिलता है। फिर आते हैं ड्यूरो नदी। यह भी स्पेन से निकलकर पुर्तगाल में प्रवाहित होती है और अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। मतलब ये चीज आप देख लो, ये स्पेन का पार्ट है, ये पुर्तगाल का पार्ट है, तो ये पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रही है। और इसी नदी के किनारे आप देखोगे तो पुर्तगाल में पोर्टो नाम का शहर अवस्थित है, जो अपने शराब निर्माण के लिए जाना जाता है, जो अपने शराब के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। फिर उसके बाद
हम आगे चलते हैं। एब्रो नदी, उत्तरी स्पेन, ये स्पेन का भाग है। ये उत्तरी स्पेन में कैंटाब्रियन पर्वतों में हमने आपने पढ़ा था, यहां पर आपको कैंटाब्रियन माउंटेन मिले थे। वहां से निकलकर ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में गिर जाती है। भूमध्य सागर आप देख रहे होंगे, ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये भूमध्य सागर का भाग है। फिर उसके बाद आती है गरोन नदी। आपने देखा होगा स्पेन और फ्रांस की सीमा पे एक पर्वत मिला था आपको, पिरेनीज। ये पिरेनीज से निकलती है स्पेन में, वहां से प्रवाहित होते हुए फ्रांस में ये बिस्के की खाड़ी में अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। यहां पर आपको बिस्के की खाड़ी या बे ऑफ बिस्के मिलेगा, वहां पर ये गिर जाती है। इस पे हम प्रमुख शहरों की बात करें, टुलूस, वायुयान निर्माण। टुलूस फ्रांस का एक फेमस शहर है जहां पर एयरबस का मुख्यालय भी है और यहां पर एयरबस अपने जहाजों या हवाई जहाजों को बनाने का कार्य करता है। जैसे आप देखोगे यूएसए में वाशिंगटन नाम का स्टेट है, राजधानी नहीं उसकी, वाशिंगटन नाम का स्टेट है पश्चिमी यूएसए में, और उसकी राजधानी है सिएटल। वहां पर आपको बोइंग का हेडक्वार्टर मिलेगा, वैसे यहां पर टुलूज आपको मिलेगा। फिर आपको बोर्डे नाम का शहर मिलेगा, ये अजीब तरीके से लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा जाएगा बोर्डे। इंग्लिश में आपको BOURDEX इस तरह से लिखे हुए शब्द मिलेगा, लेकिन ये आप बोर्डे पढ़ेंगे, अपने शराब निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद लायर नदी, ये फ्रांस की सबसे लंबी नदी है और ये बिस्के की खाड़ी अटलांटिक महासागर में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। अगर आप देखोगे तो इसके किनारे फ्रांस का बहुत ही फेमस शहर है नॉन्टेस। यहां पर आप देखोगे नॉन्टेस नाम का शहर मिलेगा जहां पर कागज निर्माण या लुगदी उद्योग का कार्य किया जाता है। फिर आती है सेल्ट नदी, ये फ्रांस से निकलकर बेल्जियम और नीदरलैंड में प्रवाहित होती है, उत्तरी सागर में गिरती है। यहां पर आप देख रहे हो फ्रांस से निकलकर ये नीदरलैंड और बेल्जियम में प्रवाहित होते हुए, इधर बेल्जियम है और ये बेल्जियम नीदरलैंड इधर जाना है, ये नहीं, यहां पर ये उत्तरी सागर में प्रवाहित होती है। और इसके नदी पे एंटवर्प नाम का शहर है बेल्जियम में। एंटवर्प हीरा नीलामी केंद्र के लिए या डायमंड ऑक्शन सेंटर के लिए फेमस है। पूरी दुनिया से जो भी हीरा निकाला जाता है उसको एंटवर्प ले जाया जाता है, वहां उसको नीलाम किया जाता है और नीलामी के बाद उन हीरों को दुनिया के अलग अलग भागों में कटिंग और पॉलिशिंग के लिए ले जाया जाता है। और वहां से सबसे ज्यादा मात्रा में हीरा पहुंचता है भारत के सूरत शहर, जिसको डायमंड कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, जहां पर उनको कट करके और उनकी पॉलिश करके उनको डेकोरेट किया जाता है। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलेंगे, सीन नदी, पेरिस इसी के तट पर अवस्थित है और ये फ्रांस में मैसिव सेंट्रल पठार से निकलकर उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए इंग्लिश चैनल में, यहां पर आप देखोगे इंग्लिश चैनल में ये नदी अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। दूसरा, इसी के किनारे फ्रांस का प्रमुख बंदरगाह हार्वे इंग्लिश चैनल में अवस्थित है। फिर उसके बाद आप देखोगे ग्वादलक्विवर नदी, यह नदी स्पेन के दक्षिणी भाग से निकलती है और अगर आप देखोगे पर्वतों में हमने आपने सियरा मोरेना और सियरा नेवादा पढ़ा था, यहां पर आप देखोगे सियरा मोरेना और सियरा नेवादा पढ़ा था, यहां से आप निकल के देख जाएगी और अटलांटिक महासागर में अपना वाटर डिस्चार्ज करेगी। फिर उसके बाद हम नदियों के बारे में आगे चलते हैं। तो रोन नदी आप देखोगे, लेकों के बारे में भी या झीलों के बारे में भी हम आप नहीं पढ़े हैं, लेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन यहां पर आप देखोगे तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पे एक लेक है जेनेवा झील, यहां से ये नदी निकलती है रोन, और ये स्विट्जरलैंड फ्रांस के उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होते हुए, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होते हुए कहां पर गिरती है, लियोन की खाड़ी, जो कि फ्रांस का पार्ट है, ये लियोन की खाड़ी में गिरती है जो कि भूमध्य महासागर में अवस्थित है। और रोन नदी के किनारे फ्रांस का लियोन शहर भी है जिसके नाम से खाड़ी है, जो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। यहां पर सिल्क के कपड़े बनाए जाते हैं और यहीं पर फेमस बंदरगाह भूमध्य सागर में फ्रांस का मार्सिले नाम का बंदरगाह अवस्थित है। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे चलेंगे, सेवन नदी, ये ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी है। यहां पर आप देख रहे हो कि ये ब्रिटेन का पार्ट है और यहां पर ये देखोगे आप तो ये कैम्ब्रियन नाम के पर्वत से निकलकर प्रवाहित होते हुए ये ब्रिस्टल चैनल, आप अगर अटलस में देखोगे तो यहां ब्रिस्टल शहर के पास ब्रिस्टल चैनल मिलेगा, वहां अपना वाटर डिस्चार्ज करती है और वहीं पर आपको ब्रिस्टल शहर भी मिलता है। टेम्स इंग्लैंड की दूसरी सबसे लंबी नदी है और ये अगर आप देखोगे तो उत्तरी सागर में, इंग्लैंड में प्रवाहित होते हुए उत्तरी सागर में, एक उत्तरी सागर में जा रही है, एक अटलांटिक महासागर में जा रही है, गिरती हैं। इसी नदी के किनारे जो टेम्स है, इसी नदी के किनारे लंदन, ऑक्सफोर्ड और रीडिंग नाम के टाउन अवस्थित हैं। फिर हम जब आगे की बात करेंगे तो अब नदियों का पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आगे हम पढ़ेंगे झीलों के बारे में। हमने आपने नदियां पढ़ ली
जलीय भागों में। अब हम नेक्स्ट सेशन में झीलों के बारे में पढ़ेंगे, तो आप एटलस के थ्रू इन नदियों को लोकेट करें। कुछ नदियां आपके एटलस में मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, कुछ शहर मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां पर सारी चीजें आपको बताई गई हैं। आपको कुछ नहीं करना है, उनको हाईलाइट कर लेना है, उनको मार्क कर लेना, उनको नोट कर लेना है, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लगे शॉर्ट में आप वहीं एटलस में अपने नोट कर लेंगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा और कम समय में आपकी सटीक तैयारी भी हो जाएगी। धन्यवाद।